सूरज ढल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। राजकुमारी नीलम घने जंगलों से तेजी से महल लौट रही थी। ये क्या, शाम हो गई। पिताजी ने कहा था शाम ढलने से पहले महल लौट आना, पर गांव घूमते घूमते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब तो जल्दी से महल पहुंचना ही होगा, वरना पिताजी बहुत चिंतित हो जाएंगे। तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आने लगा। अरे ये क्या, आंधी तूफान, अब मैं क्या करूं? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। उसी वक्त जंगल में कहीं से शेर की दहाड़ गूंजी। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। बचाओ, कोई है जंगल में? कोई है? मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ। इस तूफान में मैं फंस गई हूँ। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। एक युवक हवा के झोंके की तरह उसके पास पहुंचा। शाही वस्त्रों में था। राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? आप इस तूफानी जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको तो राजमहल में होना चाहिए था। मुझे महल लौटना था, पर ये तूफान अचानक आ गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे महल तक पहुंचा दीजिए। अवश्य राजकुमारी, चलिए मैं आपको सुरक्षित राजमहल तक छोड़ देता हूँ। दोनों घोड़े पर सवार होकर तूफानी जंगल से निकलने लगे। वैसे तुम हो कौन? लगते तो किसी राजघराने के हो, और इस घने जंगल में इस वक्त क्या कर रहे थे? राजकुमारी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी जरूरी है कि हम जल्दी से इस जंगल से निकलें। यहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। ठीक है, चलो। दोनों राजमहल पहुँचते हैं। जैसे ही वे भीतर आते हैं, राजा चिंतित होकर दौड़ पड़ते हैं। पुत्री, कहाँ रह गई थी तू? मैं तो परेशान हो गया था। मैंने सैनिकों को गांव भेजा था तुझे ढूंढने के लिए। बाहर तूफान इतना भयंकर था, मेरा तो दिल ही कांप रहा था। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मेरी जान बचाने वाले यही हैं। अगर ये ना होते तो शायद मैं किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुकी होती। अच्छा, तो तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। पर बताओ, तुम कौन हो युवक, और इस राज्य में कैसे आए? महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार सूरज हूं। मौसम बहुत खराब था, इसलिए मैंने इसी राज्य में एक रात रुकने का निर्णय लिया। तभी संयोग से जंगल में राजकुमारी से भेंट हो गई। ओह, तो तुम पड़ोसी राज्य के राजकुमार हो। देखो, बाहर का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसे में लौटना ठीक नहीं होगा। तुम कुछ दिनों तक हमारे महल में ही रहो, जब तक आसमान साफ न हो जाए। वैसे भी तुमने मेरी पुत्री की रक्षा की है, और ये मेरा फर्ज है। महाराज की आज्ञा मेरे लिए आदेश समान है। जब तक मौसम सुधरता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, तुम दोनों अब जाओ और अपने गीले वस्त्र बदल लो। जी पिताजी। 2 दिन बीत जाते हैं। मौसम अब भी साफ नहीं हुआ था। महल में चारों ओर नमी और ठंडी हवा थी। राजकुमार सूरज राजमहल में अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। एक शाम राजकुमारी नीलम उनके पास आईं। राजकुमार, हम उस दिन ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे। अब जब आप हमारे महल में हैं, तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। बिल्कुल राजकुमारी, और जब तक मौसम साफ नहीं होता, महाराज ने मुझे यहीं ठहरने का आदेश दिया है। तो फिर तो अच्छा है, इसी बहाने हमारी दोस्ती और भी गहरी होगी। हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं, दोस्ती तो हमेशा दिल से होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वक्त जैसे ठहर गया था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी। ऐसे ही कई दिनों तक दोनों की मुलाकात बढ़ती है और प्यार में बदल जाती है। अक्सर दोनों कभी बगीचे में तो कभी झील के किनारे दोनों चुपचाप बातें करते। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया।
एक दिन दो दासियां वहां से गुजरी और उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। अरे देखा, महाराज तो बेटी के बाप है, वो भी जवान बेटी के। फिर भी उन्हें ये समझ नहीं है कि जब घर में जवान बेटी हो तो किसी पराये राजकुमार को महल में नहीं रखना चाहिए। देखो, अब दोनों का पैर फिसल गया ना एक दूसरे पर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जवानी में सबका दिल फिसल ही जाता है। राजकुमारी तो राजकुमार के प्यार में पूरी तरह डूब गई है और महाराज को इसकी भनक तक नहीं है। अरे, जवान लड़की और जवान लड़का एक साथ रहेंगे तो प्यार तो होगा ही। इत्तेफाक से राजा वहीं पास के गलियारे से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों दासियों की बातें सुन ली। राजा का चेहरा सख्त पड़ गया। नहीं, ये क्या? सब बकवास कर रही हैं। यह सच्चाई है। मुझे ये बात राजकुमारी से खुद पूछनी चाहिए। राजा गुस्से में सीढ़ियां चढ़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। राजकुमारी, महल में कैसी अफवाहें फैल रही है? तुम और पड़ोसी राज्य के राजकुमार के बीच में आखिर चल क्या रहा है? पिताजी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। नहीं, ये विवाह कभी नहीं हो सकता। इतने में राजकुमार सूरज भी वहाँ पर आ गए। महाराज, मैं भी एक राजकुमार हूँ, फिर इसमें आपत्ति क्या है? हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। अच्छा, ठीक है, हम तुम दोनों का विवाह कर देंगे। कुछ ही दिनों में सब तैयारी होगी। कम से कम महल में फैली बात तो शांत हो जाएंगी। उसी वक्त बड़ी रानी और छोटी रानी भी आ जाती हैं। महाराज, ये आप क्या घोर अनर्थ कर रहे हैं? क्या हुआ रानी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? याद कीजिए महाराज, जब आपने दूसरा विवाह किया था तब भी 15 वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। तब आपने देवी माँ के सामने मन्नत मांगी थी कि यदि आपको संतान हुई तो चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, आप उसका विवाह एक गरीब घर के युवक से करेंगे। ये वचन आपने स्वयं देवी माँ से लिया था। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे सब याद आ गया, पर क्या करूं? दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। काश मैंने वो वचन कभी न लिया होता। महाराज, मैं अपनी बेटी को किसी गरीब घर में कभी नहीं दे सकती। वो राजकुमारी है और उसका विवाह राजकुमार से ही होना चाहिए। रानी, मैं भी मजबूर हूँ, पर देवी माँ से लिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सकता। और 2 दिन बाद तो राजकुमारी का 18वां जन्मदिन है। मुझे चाह कर भी उसका विवाह एक गरीब युवक से ही करना होगा। पिताजी, कुछ भी हो जाए, मैं किसी गरीब युवक से विवाह नहीं करूंगी। मैं राजकुमार सूरज से सच्चा प्रेम करती हूँ। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। पिताजी, मुझ पर दया कीजिए। मैं किसी अनजान व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। महाराज, कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी नीलम से ही विवाह करूंगा। मैं उन्हें पाने के लिए कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बस उनकी शादी मुझसे होने दीजिए। माफ करना राजकुमार, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये निर्णय अब मेरे हाथों में नहीं है। वचन देवी माँ का है और उसे निभाना ही होगा। मंत्री जी, जाइए और देखिए, गांव में कोई गरीब युवक जो अत्यंत निर्धन हो, उसी से हमारी पुत्री का विवाह कराया जाएगा। जैसा आदेश महाराज। मंत्री सिर झुकाकर वहां से चला गया। नहीं पिताजी, ऐसा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। मैं राजकुमार सूरज से बहुत प्रेम करती हूँ। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। इतना अन्याय मत कीजिए पिताजी।
इतना कहकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। राजा और छोटी महारानी भी रो पड़ते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ देर बाद मंत्री महल में प्रवेश करते हैं। महाराज, मैंने गांव में एक निर्धन युवक देखा है। उसका नाम मनोज है। वो ईमानदार, नेक दिल और बहुत ही गरीब है। देवी माँ के वचन के अनुसार यही योग्य वर है राजकुमारी के लिए। ठीक है मंत्री जी, जैसा देवी माँ का आदेश था वैसा ही होगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे निर्धन युवक मनोज से कर दूंगा। कुछ ही समय बाद राजमहल में विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। राजकुमारी नीलम के चेहरे पर आंसू थे, पर वो मौन थी। राजकुमार सूरज दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, आंखों में दर्द और हृदय में तूफान लिए। लेकिन कुछ ही देर में राजकुमारी का विवाह हो जाता है। जैसा मैंने देवी माँ से वचन लिया था, मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक निर्धन युवक से कर दिया है। अब मैं अपना आधा राज्य अपनी पुत्री को दान में दे रहा हूँ, ताकि उसका पति मनोज भी सुखी और धनी बन सके। महाराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा विवाह राजकुमारी से हुआ है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं मनोज, ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरी पुत्री की सुख सुविधाओं के लिए है। तुम इसे स्वीकार करो, यही मेरा आदेश है। जैसा आदेश महाराज। उधर राजकुमार सूरज को ये सब देखकर गहरा आघात पहुंचता है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं राजकुमारी को नहीं पा सका, शायद यही किस्मत थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वे भारी मन से महल से निकल गए। मैं चाहकर भी सूरज को नहीं भूल सकती, पर अब मेरा विवाह हो चुका है। मुझे अपने पति का साथ निभाना ही होगा। फिर उदास मन से राजकुमारी अपने पति मनोज के साथ ससुराल आ गई। घर पहुंचने पर दरवाजे पर मनोज की माँ कुसुम खड़ी थी। बेटी, आज तुम हमारे घर की बहू बनकर आई हो। हमारे लिए तुम लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। लक्ष्मी, अपने पैरों से कलश गिराकर अंदर प्रवेश करो। जी। राजकुमारी अधमरे मन से गृह प्रवेश करती है, कलश गिराती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी मनोज अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो राजा मेरे कदमों में होगा। देखना उसकी बेटी का मैं क्या हाल करता हूँ। सुना है उस राजकुमारी का कोई आशिक भी था, तो अब मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो उसे जिंदगी भर याद रखेगी। अरे बेटा, तू तो बस राजा की दौलत पर ध्यान दे। जैसे ही सारा धन और जमीन तेरे नाम हो जाए, उस राजकुमारी को लात मारकर घर से निकाल देना। ऐसी लड़की जो किसी और से प्रेम में बंधी हो, वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं होगी। ठीक कहा माँ। अब देखना मैं उस राजकुमारी को कैसे नीचा दिखाता हूँ। वो रानी की तरह पली थी ना, अब उसे असली गरीबी का स्वाद चखाऊंगा। ये सब बातें राजकुमारी नीलम पास के कमरे में खड़ी सुन रही थी। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, पिताजी ने मेरी शादी ऐसे इंसान से कैसे कर दी? बिना जांचे परखे उन्होंने मुझे किसी के हाथों में कैसे सौंप दिया? जिसे मैं अपना जीवन साथी समझ रही थी, वो तो मेरा सबसे बड़ा अपमान करने वाला निकला। राजकुमारी अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। उनके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। सूरज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं मैं कैसे इन लालचियों के साथ अपना जीवन बिताऊंगी। राजकुमारी नीलम रोते रोते सो जाती है और सुबह होते ही मुझे अब जल्दी से जाकर पिताजी को सारी सच्चाई बतानी ही होगी कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। इतना कहकर राजकुमारी अपने कमरे से निकलती हैं।
तभी कमरे के बाहर मनोज का शव पड़ा होता है। राजकुमारी, तुमने मेरे बेटे को अपने प्रेमी से मरवा डाला। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? राजकुमारी होकर तुमने मेरे बेटे को क्यों मार दिया? नहीं नहीं, मैंने आपके बेटे को नहीं मरवाया है, ये तो मुझे भी नहीं पता। राजकुमारी घर से भाग जाती है। मनोज की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानती थी, फिर ये सब कैसे हो गया? राजकुमारी पागलों की तरह राजमहल भाग कर जाती है। क्या हुआ राजकुमारी? तुम विवाह के अगले दिन ही राजमहल आ गई हो, वो भी इतने बिखरे हुए बालों में। क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? पिताजी, अनर्थ हो गया है। किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, और वो भी आंगन में पड़ा हुआ है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो कल ही विवाह हुआ है, फिर आज ही हत्या? ये नहीं हो सकता। वे गरीब नहीं थे, वे लालची थे। मैं उनकी सारी सच्चाई जानती थी, पर उनकी हत्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, बताइए किसने की उनकी हत्या? जरूर ये राजकुमार सूरज का ही काम है, उसी ने मनोज की हत्या की होगी। महाराज, जब वो महल से रोते हुए जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में कुछ रहस्य देखा था। वो शायद मनोज की हत्या का ही इरादा रखता था। उसकी इतनी हिम्मत! उसने मेरी पुत्री का सुहाग उतार दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं पिताजी, सूरज ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझसे बहुत प्रेम करता था। वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ पिताजी। चुप हो जाओ राजकुमारी, अब तुम अपनी बातें बंद कर दो। सैनिकों, ले आओ और राजकुमार को हमारे समक्ष पेश करो। कुछ ही देर बाद सैनिक राजकुमार सूरज को लेकर आ जाते हैं। महाराज, राजकुमार सूरज को लेकर आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनोज की हत्या करने की? वो इस राज्य का जमाई था। तुमने छूने की कोशिश भी कैसे की? महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने मनोज की हत्या नहीं की है। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर महल से निकल गया था। फिर मैं ये कैसे कर सकता हूं? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसको अगर प्यार ना मिले, वो दूसरे का घर उजाड़ ही देता है। ऐसे ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। जैसा आदेश महाराज। पिताजी, ये गलत है, छोड़ दीजिए राजकुमार को। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुप हो जाओ राजकुमारी, अब एक भी शब्द नहीं बोलोगी तुम। दिन बीतते हैं और गांव में अफवाहें फैलती हैं। अरे सुना तुमने? राजकुमारी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मनोज की हत्या करवा दी है। हाँ हाँ, आशिकों के चक्कर में लोग क्या क्या कर डालते हैं। अरे पता नहीं क्या युग आ गया है भाई। लोग प्यार के लिए हत्या तक कर सकते हैं। राजकुमारी बहुत खतरनाक है। अब तो सबको राजकुमारी से बचकर रहना होगा। पता नहीं अगली हत्या राजकुमारी किसकी करवा दे। पूरे गांव में सभी इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं। ये खबर राजमहल तक चली जाती है। महाराज, पूरे गांव में हमारे महल पर थू-थू हो रही है। राजकुमारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कलंक है मेरे सिर पर। मैं कहती हूँ राजकुमारी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए। अगर वो हमारे महल में रहेगी तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। ठीक है, मैं अब इसे एक कमरे में बंद कर देती हूँ। बड़ी रानी राजकुमारी को एक कमरे में बंद कर देती हैं और महाराज के पास जाती हैं। महाराज, मैंने राजकुमारी को कमरे में बंद कर दिया है। पर हम अपनी पुत्री को कब तक कमरे में बंद कर सकते हैं? महाराज सोचिए, उसकी वजह से हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया है। उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको अपनी पुत्री का मोह माया त्यागना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं।
फिर एक रात। मुझे मेरे राजकुमार सूरज से मिलना है। एक बार, बस एक बार भगवान के लिए मुझे उनसे मिलवा दीजिए। 2 दिन और बीत जाते हैं। नीलम का मन और टूट चुका होता है। मेरा दम घुट रहा है इन 4 दीवारों में। अगर मैं कुछ देर बाहर जाकर ताजी हवा खा लूं तो शायद मन हल्का हो जाएगा। नीलम सावधानी से कक्ष से बाहर निकलती है। चारों ओर सन्नाटा था। वो धीरे से महल के आंगन की तरफ बढ़ती है। महारानी, एक बात पूछने की हिम्मत करूं? आपने राजकुमारी के पति मनोज की हत्या क्यों करवाई? वो तो एक गरीब साधारण आदमी था, उसका किसी से कोई वैर नहीं था, और फिर उस हत्या का इल्जाम आपने राजकुमार सूरज पर क्यों लगाया? क्योंकि सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा था मंत्री। क्या मतलब है महारानी? राजा अपनी आधी दौलत उस मनोज नाम के गरीब को देना चाहता था। वो मनोज जिसे उसने अपनी बेटी का पति बनाया था, लेकिन वो मनोज लालची था और राजा मूर्ख। अगर मनोज को आधी दौलत मिल जाती तो मेरे बेटे के हिस्से में क्या आता? तो आपने ये सब दौलत के लिए किया? सिर्फ दौलत के लिए नहीं मंत्री, बदले के लिए भी। राजा ने मुझे भूलकर दूसरी शादी की थी, रानी निर्मला से। उस दिन से ही मैंने ठान लिया था कि मैं उसे कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। तो आपने जानबूझकर मनोज को मरवाया और राजकुमार सूरज को फंसवाया ताकि नीलम और निर्मला दोनों जिंदगी भर तड़पे, राजा अपनी बेटी को खोकर टूट जाए और राजकुमार सूरज की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन महारानी, अब राजकुमार सूरज के राज ने युद्ध की घोषणा कर दी है। अगर युद्ध हुआ तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ मंत्री। राजा का राज्य, उसकी बेटी, उसकी रानी, सबका अंत हो जाए, तब मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। महारानी, आप तो अपने राज्य को डुबाने जा रही हैं। आपका गुस्सा इस महल को भस्म कर देगा। चुप रहो मंत्री। मैंने जो ठाना है वो होकर रहेगा। अब ये महल और ये राज्य मेरा खेल का मैदान है। पास ही छिपी नीलम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका शरीर कांप रहा होता है। तो ये सब बड़ी माँ का किया हुआ है। मुझे ये सब राजकुमार सूरज को बताना ही होगा, पर काल कोठरी में कैसे जाऊं? वहां तो बहुत सारे सैनिकों का पहरा रहता है। फिर भी राजकुमारी नीलम आधी रात में काल कोठरी से निकलती है और आंगन की ओर बढ़ती है। राजकुमारी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मुझे राजकुमार सूरज से मिलना है। मुझे उनसे मिलने दो। आपको राजकुमार सूरज से नहीं मिलने दिया जाएगा। महाराज ने कहा है आप उनसे दूर रहिए और चले जाइए यहाँ से। राजकुमारी नीलम उदास होकर वापस महल की ओर लौटती हैं। मुझे ये सारी बात जाकर पिताजी से बता देनी चाहिए। बड़ी माँ ने पीठ पीछे से कितनी बड़ी साजिश रची है। राजकुमारी नीलम सीधे महाराज के कक्ष की तरफ जाती हैं। क्या कर रही हो इतनी रात को राजकुमारी? वापस जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनोज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बड़ी माँ ने करवाई है। वही ये सब साजिश रच रही हैं ताकि आपसे बदला ले सके। और पिताजी, आपने मेरी माँ से विवाह किया, उसी कारण वो आपसे नफरत करती हैं। आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला बड़ी रानी ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। राजकुमारी नीलम रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तभी एक दासी ये सारा दृश्य सुनकर भागकर बड़ी रानी सुजाता के पास पहुँचती है। महारानी, एक बड़ी खबर है। राजकुमारी ने महाराज से कहा कि आपने मनोज की हत्या करवाई है। बहुत अच्छी खबर लाई हो तुम। ये लो कुछ सोने के सिक्के और ऐसे ही और भी खबरें जुटाकर लेकर आया करो। धन्यवाद रानी महारानी। कुछ तो करना पड़ेगा नीलम का। अब वो मेरे राज जान गई है। अगर सच महाराज को पता चल गया तो मुझे राजकुमार सूरज को ही खत्म करना होगा।
क्योंकि महाराज उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। फिर वो सूरज से मिलेगी। अगर सूरज को ही रास्ते से हटा दूंगी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। बड़ी रानी सुजाता काल कोठरी में जाती है। सूरज, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ, पर शर्त ये है कि आगे कभी मेरे राजमहल की तरफ मत आना। मैं कभी नहीं आऊंगा। आप बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सैनिकों, इसे आजाद कर दो और सावधानी बरतना। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सैनिक सूरज को छोड़ देते हैं। राजा उसी समय अपने महल से सूरज को देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? सुजाता सूरज के साथ क्या कर रही है? मुझे नीलम की बात पर शक हुआ था, अब और भी शक पक्का हुआ है। मुझे बड़ी रानी पर नजर रखनी पड़ेगी। मंत्री सुजाता के पास आकर कहता है, महारानी, मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है, जैसा कि आपने कहा था। जब सूरज घने जंगलों में जाएगा हम उसे रास्ते से हटा देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं ताकि वो ज्यादा दूर न निकल पाएं। सुजाता और मंत्री दोनों घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और राजा शक के साथ के पीछे चल देते हैं। महारानी, यही सही वक्त है। हमें तीर से वार करना चाहिए ताकि सूरज यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाए और जंगली जानवर उसे खा जाएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उसे घायल कर देना ताकि वो मर जाए। मंत्री तीर चलाता है और सूरज घायल होकर वहीं पर गिर पड़ता है। राजा ये दृश्य देख लेते हैं और चिल्लाते हैं, बस, अब बहुत हुआ। सामने आओ, तुम दोनों सामने आओ। मैंने सारी सच्चाई देख ली है। तुमने इस निर्दोष राजकुमार को मारने की कोशिश क्यों की? सुजाता और मंत्री दोनों सामने आते हैं। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपके परिवार को तोड़ दूंगी मैं। इतनी नफरत की वजह क्या है महारानी? बताओ। क्योंकि आपने दूसरा विवाह किया था। मैं निर्मला से जलन करती थी। मैं निर्मला से भी नफरत करती थी और मैं कभी आपकी पुत्री को खुश नहीं रहने दूंगी। मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। मंत्री जी, पकड़ लीजिए महाराज को। हम इन्हें बंदी बनाकर रखेंगे। फिर मंत्री महाराज को पकड़ लेता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मंत्री कि तुम भी ऐसा कर सकते हो और इतने बड़े षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ होगा। महाराज, मैं बड़ी रानी के वश में हूँ। मुझे बड़ी रानी ज्यादा धन देती है, इसलिए मैंने उनके कहने पर ये तुम नहीं कर सकते हो। तुम मेरे वचनों और मेरे राज्य का विनाश नहीं कर सकती हो। तभी निर्मला और नीलम वहाँ पर आ जाते हैं सैनिकों के साथ। सैनिक, पकड़ो मंत्री और बड़ी रानी को। मैं जानती थी कई दिनों से दीदी आपके पीछे गुप्तचर लगा रखे थे और आपकी हर हरकत मुझे पता थी। ये क्या कर रही हो निर्मला? छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं नीलम की रक्षा करूंगी और सत्य का साथ दूंगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। सैनिक बड़ी रानी और मंत्री को ले जाते हैं। नीलम सूरज के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सूरज, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम ठीक हो सूरज? उठो सूरज, उठो। बेटी, संभालो अपने आप को। देखो, सूरज की सांसें चल रही हैं। शायद इलाज से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, जल्दी चलो, उसे बचाने का हर प्रबंध करो। सभी मिलकर सूरज को राजमहल ले आते हैं। कुछ दिनों के उपचार से सूरज धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें बड़ी रानी और मंत्री ने मारने की कोशिश की है, फिर मैंने तुम्हें बचाया और वो दोनों पकड़े गए हैं। तुम ठीक हो सूरज? मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। मैं डर रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम बहुत अच्छे हो सूरज। मेरी बेटी तुमसे शादी करके बहुत खुश रहेगी। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखें। हाँ रानी, क्यों नहीं। हम जल्द ही दोनों का विधिवत विवाह धूमधाम से कर देंगे।
तुम लोगों ने कई परीक्षाएं पार की हैं। मैं तुम्हें गलत समझा और तुम्हें काल कोठरी में रखा। मैं अब सब सच्चाई समझ गया हूं। यही मेरी बड़ी भूल थी। बड़ी रानी और मंत्री की यह साजिश थी। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है महाराज। मुझे मेरा प्यार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर तय है, हम जल्द ही तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे। कुछ ही दिनों के बाद राजमहल में भव्य विवाह संपन्न होता है और राजकुमारी नीलम और राजकुमार सूरज अपना जीवन सुखी रूप से व्यतीत करने लगते हैं।